गुल प्लाजा ट्रेजेडी के लिए फौज को बुलाने की दरखास्त की गई है। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है कि गुल प्लाजा के मामलात में न सिर्फ आईएसआई, एमआई, एनडीए में सबको शामिल करने के लिए दरख्वास्त दी गई है और ये किसी और ने नहीं दी। ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम गुल प्लाजा। क्यों दिए? क्या सिंध हुकूमत इस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है या वजह क्या है? आज के प्रोग्राम में मैं अहम बात करूंगा। Formal request has just been made to call in the army to deal with the ongoing tragedy. एक और बड़ी खबर भी हम आपको देंगे कि जमाते इस्लामी के खिलाफ चौकिंग हुई। सूद जमाते इस्लामी के खिलाफ दीवार पर चौकिंग कौन कर रहा है? लेकिन हकीकत ये चौकिंग किसने की है? हमारे पास एक ऐसे शवाहिद मिले हैं कि जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे कि आखिर जमाते इस्लामी के खिलाफ चौकिंग किसने की है और कौन इस पूरे मौके से फायदा उठाना चाह रहा है। कौन कर रहा है ये साजिश? इनके ताकतवर ताल्लुकात हैं बकौल इनके, मुझे नहीं पता है या नहीं है। ये कहते हैं हम फोन पे बात करेंगे। आखिर किसको फोन किया जाएगा और वो कौन सी ऐसी ताकतवर शख्सियत है कि जिसे फोन मिलाया जाएगा और गवर्नर की छुट्टी हो जाएगी? ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि गवर्नर खुद कह रहा है कि ये अपना टेलीफोन खड़खड़ाएं, अपनी ताकत का मुजाहिरा दिखाएं। दर्द अंगेज कहानियों का सिलसिला एक बार फिर जारी है, लेकिन सील कर दिया गया गुल प्लाजा को। और क्यों किया गया है गुल प्लाजा को सील? सारी जिंदगी मेरे बच्चे इतने थे और मेहनत करते हुए इतने बड़े हुए, तो आज अपने बच्चों को छानना छोड़ के चले गए। क्या वाकई में 30,000 लोग मारे जा चुके हैं? और 30,000 लोगों का ये नंबर आखिर किसने दिया है? ईरान में ये सारा मामला क्यों हो रहा है? सवाल ये है, जवाब कौन देगा? कराची में इस सर्दी के अंदर किस चीज की शॉर्टेज हो गई है और इस हद तक शॉर्टेज हो गई है कि कहीं पर कोई नामो निशान ही नहीं मिल पा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? ये खबर भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आखिर है क्या? आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं बड़ी और बहुत बड़ी और अहम खबरें, कुछ बहुत बड़े शवाहिद के साथ, कुछ बहुत बड़े सबूतों के साथ। क्या आखिर इस शहर में क्या हो रहा है? और किसी ने क्या कहा था कि शहर में क्या हो रहा है, तो एक बड़ा जुमला मुझे अल्ताफ हुसैन साहब का याद आ जाता है। याद है क्या कहा था उन्होंने कि जब कहा था इस शहर में क्या चल रहा है? मैं बहरहाल नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको देने वाला हूं बड़ी अहम और तहलकांगेज खबरें। और इन सब खबरों के लिए हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कर, डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वक्त गुल प्लाजा की आग तो ठंडी हो गई, लेकिन ना लोगों के आंसू रुक पा रहे हैं, ना किसी का दर्द रुक पा रहा है। सारी जिंदगी मेरे बच्चे इतने थे और मेहनत करते हुए इतने बड़े हुए, तो आज अपने बच्चों को छानना छोड़ के चले गए। पहले मैं चाहूंगा एक छोटी सी ये वीडियो आप देखें ताकि आपको अंदाजा हो सके कि लोग किस हद तक दर्द में मुब्तला हैं। एक माँ क्या करेगी बताओ आप? मेरे में अभी हौसला नहीं है बच्चों को संभालने का। मेरे से हिम्मत नहीं होती, अब बच्चे टूट जाती है, मेरी टूट गई है। अल्लाह की बात है, मेरे बच्चे की छोटी भी तो लाज सुकून तो आ जाए कि मेरे बच्चों का कारोबार कुछ हो जाए, कि ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। मगर इस सारी बात के बावजूद भी अब यहाँ पर गुल प्लाजा को जहां सील किया गया है, कुल तादाद जो लापता थे या जिनकी लाशें मिल चुकी हैं, अगर कुल तादाद ली जाए तो ये 71 के करीब है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ अब तक 26 लोगों की शनाख्त होकर उनकी बाकियात उनके हवाले की गई है। मगर यहाँ एक अफसोसनाक बात यह सामने आ रहा है कि इन सबको जो लोग भी गए, जिनकी भी इस पूरे हादसा में बात हुई है और जिनकी अब बाकियात किसी की मिली है, किसी की नहीं मिली है, सिंध गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया था कि उन सब के घर वालों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे कि जो कि इस हादसे में इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आया है। अब सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि 1 करोड़ रुपए उस सूरत में दिए जाएंगे कि आपकी उसी हादसे में शहादत हुई है या उसी हादसा में इनकी बाकियात मिली है। इसके कोई ठोस शवाहिद होने चाहिए। अब मैं आपको एक बड़ी नई कहानी बताता हूँ। डेथ सर्टिफिकेट के 8 महीने बाद मिलेंगे, फिर पैसे क्या 1 साल के बाद मिलेंगे। इस नई कहानी के अंदर हुआ ही है कि इसमें ये बात कही गई है कि अब आपको पहले तो सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि ये वाकई में मर चुके हैं, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और डेथ सर्टिफिकेट आपको नादरा से लेना पड़ेगा। तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि जो बाकियात मिली है वो आपके ही जानने वाले की, आपके भाई, आपकी बहन, आपके बाप, आपके बच्चे की है।
बच्चे कैसे पालेंगे? उसके बाद वो लेटर आपको जमा करवाना पड़ेगा नादरा के अंदर, फिर नादरा आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि जनाब ये हो चुका है, फिर जहां आपने इसकी तदफीन की है वो तदफीन के शवाहिद आपको देने पड़ेंगे, और फिर सब जब ये सारे मामला हो जाएंगे तो उसके बाद आपको ये पैसे मिलेंगे। दर हकीकत सिंध हुकूमत ने वन विंडो ऑपरेशन रखा ही नहीं है, और ये वन विंडो ऑपरेशन ना होने की वजह से शहरी जो एक तो पहले ही बहुत ज्यादा मुतासिर थे, उसके बाद और ज्यादा मुतासिर होना शुरू हो गए कि भाई अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। अब तक जो बाकियात है उसकी सिलसिला नहीं हुआ। मेरी इतलात ये थी कि आज हफ्ते के दिन पीर के दिन शायद कुछ लोगों को मजीद बाकियात मिल जाए, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि शायद कल यानी कि मंगल के रोज 27 तारीख को इनमें से कुछ लोगों को बाकियात फराहम की जाएगी। अब इस कहानी में एक नया टर्न भी आया और बहुत ही अजीब और गरीब किस्म का टर्न आया। हुआ यह कि अब यहाँ सियासत जहां पर उरूज पर है, वहीं पर अब यहाँ पर कामरान टेसूरी साहब ने कहा था कि इस सारे मामला की इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस सारे मामला की इंक्वायरी के लिए उन्होंने कहा था कि जुडिशल कमीशन हम एक दरख्वास्त दूंगा कि जिसमें जुडिशल कमीशन बन सके। मगर गवर्नर सिंध साहब ज़ाहिर गवर्नर के ओहदे पर मौजूद है, भाईजान है, और दूसरी तरफ उनकी जमात है, और उनकी जमात में 2-3 बड़े फैक्टर्स हैं। मुस्तफा कमाल साहब इस पूरे वाकयात के कोई 4-5 दिन के बाद आए, उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद टीवी चैनल्स पर उन्होंने बहुत सारे तबसरे किए, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, बहुत सारे अपने ख्यालात का इजहार किया, 18वीं तरमीम का उन्होंने बारहा जिक्र किया। लेकिन अब इस पूरी कहानी के अंदर कुछ और मामला थे। उसके बाद वो इस्लामाबाद चले गए, फिर जाहिर है उनकी अपनी मसरूफियात, अपने मामला बहुत ज्यादा हैं, मगर अब इसमें कुछ और नई चीजें शामिल हुई हैं, जहां पर कामरान टेसूरी साहब ने यह बयान दिया था कि जुडिशल इंक्वायरी के लिए वो खत लिखेंगे। वहीं पर अभी उन्हीं की जमात के रहनुमा यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक नया कदम उठाया। गुल प्लाजा ट्रेजेडी के लिए फौज को बुलाने की दरखास्त की गई है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह कदम उठाया है कि उन्होंने खत वजीर आजम को लिख दिया है, और वजीर आजम से कहा है कि जो ये पूरा सानिया हुआ है और उसमें जो पूरी लापरवाही का अवसर हुआ है, इसमें एक कमीशन बनाया जाए, और इस कमीशन के अंदर उनकी जो दरख्वास्त है या जो उनका लिखा गया खत जो मीडिया में चल रहा है उसके मुताबिक ये बात कही गई है कि इसके अंदर ISI यानी फौज का इदारा यानी ISI, MI, NDMA, नैसपैक और पता नहीं कितने लोगों को इसमें शामिल कर कर एक कमीशन बनाया जाए, और उस कमीशन में इस पूरे मामला की तहकीकात की जाए। दर हकीकत इस पूरे खत का लबोलबाब यह है कि वजीर आला सिंध पर उन्हें एतबार नहीं है, सिंध हुकूमत पर वो भरोसा नहीं कर रहे, और वो बराह रास्त इस वक्त वजीर आजम को खत लिख रहे हैं कि वो इस पर एक कमीशन बनाए। आइए इसके कुछ पहलुओं पर गुफ्तगू करता हूँ और आपको कुछ अंदर की खबरें देता हूँ। आखिर है क्या वजीर आजम साहब इतने बाहिम्मत या इतने बाउसूल या इस तरीके के हो सकते हैं कि वजीर आजम कहे हाँ खालिद मकबूल तुमने बिल्कुल सही बात कही है, तुम हमारे बड़े अच्छे इत्तेहादी हो, तुमने सिर्फ हमसे इत्तेहाद किया था। जिस तरीके से आपने कहा था ना, हमने तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद किया था, और मैं आप तुम्हारी बात मानते हुए ये करूंगा कि हाँ भाई हम एक फेडरल सतह पर तमाम एजेंसीज को मिलाकर, तमाम इदारों को मिलाकर एक कमीशन बनाते हैं और वो इसकी करेगा। तो लगता है ऐसा होगा। अबे बस सुनता रहे। क्या बकौल किसी के, क्या शहबाज शरीफ साहब सिंध हुकूमत और बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ एक ऐसा खत लिख सकते हैं कि जनाब वहां जाकर आपको ये फैसला करना होगा और वहां पर जाकर ये कमीशन बनाना होगा और ये सारे मामला होंगे और फेडरल इसकी पूरी निगरानी करेगा। सिंध हुकूमत के जिसने जो कमेटी बनाई है उसके अंदर उसने किसी अपोजिशन के रहनुमा को तो शामिल ही नहीं किया। तो जब उसने यहां तक ये बात कही हुई कि उसने किसी अपोजिशन रहनुमा को नहीं डाला, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के खत पर अमल करते हुए इस वक्त इतना बड़ा फैसला लिया जाएगा कि मुस्लिम लीग की हुकूमत यहां पर एक कमीशन बनाएगी। अबे क्या ऐसा हो सकता है? मैं आपको ये सवाल इसलिए छोड़े जा रहा हूं कि आप इसका जवाब दीजिएगा। मेरी इतलात है कि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो फिर मामला यह है कि एक तरफ जुडिशल कमीशन के लिए जो खत लिखा जा रहा था, मुझे अब तक वो खत नहीं मिल सका, पता नहीं टेसूरी साहब ने भेजा है या नहीं भेजा है। अभी तक तो खत के हवाले से कोई वहां पर इतनी बड़ी गूंज महसूस नहीं हुई है। और वो अदालत है कि जो कि इस वक्त खास तौर पर 26वीं और 27वीं तरमीम की वजह से मार्ज वजूद के अंदर आई है, वो सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत के हवाले से इस तरह का कमीशन बनाएगी। फिर उसके अंदर आईनी अदालत इसको बनाएगी, कौन सा चीफ जस्टिस बनाएगा, सिंध इस मामले को देखेगा, वफाक से इसको इजाजत लेनी पड़ेगी। तो आखिर ये मामला जाएगा किस हद तक और कहां पर जाकर रुकेगा? बहरहाल ये सवाल अब तक बाकी है। तो हमें क्या लगता है कि
खत एक लिखा गया, हमने सनम को खत लिखा। अब खत में क्या आएगा ये हमें पहले से इस बात का अंदाजा है, मगर इस हवाले से एक और बड़ी खबर भी मैं आपको दे रहा हूँ, और मैं आपको तहलका अंगेज खबर इस हवाले से दे रहा हूँ कि इस खबर में एक बड़ा अहम अंसर है, और वो है, जरा सा इस रिपोर्टर को सुनिए। हम आपको बताए हैं कि जमात इस्लामी के खिलाफ दीवार पर चॉकिंग कौन कर रहा है। वाकई में जमात इस्लामी के खिलाफ एकदम चॉकिंग किसने शुरू कर दी, और जमात इस्लामी के खिलाफ चॉकिंग कौन कर रहा है? जमात इस्लामी ने तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद की है, वो एमक्यूएम पर भी तनकीद कर रही है, लेकिन ये चॉकिंग कौन कर रहा है? इसमें नाम लिखा जा रहा है जनरेशन जी का। लेकिन मेरे पास एक तहलका अंगेज वीडियो आई है, और तहलका खेज वीडियो ये है, मैं आपको बताता हूं कि जमात इस्लामी के खिलाफ चॉकिंग कौन कर रहा है। आइए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बाकायदा आपको नजर आ रहा है कि ये 6 लोगों का ग्रुप है कि जो जमात इस्लामी के जहां जहां दफातर मौजूद हैं, जहां जहां उनके बैनर्स आवेजा हैं, और जमात इस्लामी जो 1 फरवरी को मार्च करने वाली है उसके हवाले से भी उनकी सब जगहों पर ये चॉकिंग हो रही है। और ये मैं वीडियो फुटेजेस आपको दिखाता हूं, पहले वीडियो फुटेजेस देखिए। तो जनाबे वाला जो शहर में चॉकिंग कर रहे हैं, ये 6-8 लोगों का एक ग्रुप है कि जो चॉकिंग करने के लिए निकला हुआ है, और इसके पीछे किसी और का आशीर्वाद है। ये सारा मामला जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रहा है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद इसको चॉकिंग को करवा रही है, या इन दोनों से हटकर कोई तीसरा फरीक है कि जो चॉकिंग करवा रहा है। मगर जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान भी खींचातानी का सिलसिला जारी है। मगर मैं आपको एक और बात बताना भूल गया था, और वो बड़ी अहम बात यह है कि आपको मालूम है कि ये वाकया सदर टाउन की हुदूद में पेश आया है, और सदर टाउन का नाजिम कौन है? आपको मालूम है सदर टाउन का नाजिम कौन है? सदर टाउन का नाजिम, आप कहेंगे नाजिम का तो ये इख्तियार नहीं, लेकिन नाजिम के पास वहां की लोकल गवर्नमेंट का तो इंतजाम है ना, कि वहां पर उनके लोग पहुंच सकते थे, फायर ब्रिगेड के आग बुझा सकते थे। तो मैं आपको एक और खबर देता हूं, वहां का टाउन नाजिम जो है वो तहरीक इंसाफ का है। तो जनाबे वाला, आप इस गंगा में कहां तक नहाएंगे? यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जमात इस्लामी के 9 टाउन नाज़मीन, और इस जगह का टाउन नाजिम कौन है? वो है जमात, और ने शायद उनको शायद सपोर्ट किया था इस टाउन नाजिम को, और ये टाउन नाजिम है तहरीक इंसाफ का। और एमक्यूएम पर तो वैसे ही बहुत सारे इल्जामात हैं, तो किसके हाथ से अपना लहू आप तलाश करेंगे और किसकी आप मिन्नत समाजत करेंगे, ये एक अलग बात है। मगर इससे भी बढ़कर एक और बड़ी आपको खबरें कुछ में दे रहा हूं। सब मिले हुए क्या? अबे कुछ तो छोड़ दो। कामरान टेसोरी साहब ने एक बात कही, पहले भाईजान की जरा बात सुनते हैं, और उसके बाद हम जरा इस खबर को देखते हैं कि आखिर कौन ऐसी ताकतवर शख्सियत है। पहले जरा ये सुनते हैं कि ये अपना टेलीफोन खड़खड़ाए, अपनी ताकत का मुजाहिरा दिखाएं। तो कामरान टेसोरी साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाबे वाला, इन्हें किसी ने धमकी देते हैं और कहते हैं हम फोन कर देंगे और वो फोन आ जाएगा। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि इस बारे में इंकशाफात होने चाहिए। एक कामरान टेसोरी साहब जो दावा कर रहे हैं कि जनाब हमें धमकी दी जा रही है, तो ये धमकी देने वाला कौन शख्स है, या कौन सी जमात है, या कौन सा ग्रुप है जो ये कहता है कि जनाब हम फोन करेंगे और हम आपको यहां से हटा देंगे? पहला लफ्ज, इनके ताकतवर ताल्लुकात हैं बकौल इनके, मुझे नहीं पता है या नहीं है। ये कहते हैं हम फोन पे बात करेंगे कि गवर्नर जो है वो ये सारे मामला उछाल रहा है। पहला जुमला जरा इस बारे में बताना चाहिए। देखिए बहुत सारे अभी तक मैं सुन रहा हूं सबको, लेकिन जरा सा कुछ खुलकर बात होनी चाहिए। कामरान टेसोरी साहब को ये बताना चाहिए कि भाई कौन ऐसा है कि जो इन्हें धमकी दे रहा है कि ये अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो हम जो है वो वहां फोन कर देंगे। दूसरी बात, कहां फोन कर देंगे? ये खेल किसका है? कौन है ऐसा जो कामरान टेसोरी साहब को हटा सकता है, और जो जिसके फोन पर कामरान टेसोरी साहब हट सकते हैं या बन सकते हैं या लग सकते हैं या कुछ भी हो सकता है? तो जरा सा ये 2 बातें हमारी गुजारिशात में से होंगी कि जरा इस बातों को बताया जाए कि आखिर कौन धमकी दे रहा है और किसको फोन किया जाएगा कि जिसके बाद ये जगह खाली हो जाएगी, फिर खाली जगह को पुर भी किया जाएगा। लेकिन ये सवाल है, ये सवाल मैं आपको एक खबर के तौर पर दे रहा हूँ, और इस हवाले से आपको आइंदा महीने के अंदर बड़े इंकशाफात नजर आएंगे। ये जो मैंने आपको खबर दी है, और आपको पता है मेरी खबर बाउंस नहीं होती। जब सब लोग कह रहे थे कि कामरान टेसोरी साहब जा रहे,
میں کہہ رہا تھا کہ نہیں جا رہے کیونکہ میرے پاس خبر بہت سالڈ تھی. اور اب میرے پاس خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب والا کچھ معاملات کچھ چیزیں جو ہے وہ پھر گرم ہونے شروع ہو گئی. اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جو دھمکی دے رہے ہیں کہ جناب ہم فون کریں گے اور فون پر ہٹ جائے گا, تو وہ دھمکی کیا واقعی میں دی جا رہی ہے اور یہ دی جانے والی ہے؟ یہ بڑی ایک اہم بات ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مسلسل اب ان کے ترجمانوں کی طرف سے یہ کامران رسولی صاحب کے خلاف باقاعدہ ایک مہم شروع ہو گئی. اور کل تو میرا خیال ہے شاید انہوں نے کہیں پہ کہا بھی ہے کہ یار اگر یہ ترجمان جو ہے وہ مجھے چھوڑے اور یہ بتائیں کہ یہ آگ کیوں نہیں بجھی ہے, یہ ان کے حوالے سے گفتگو کرے. تو اب تو لگتا ہے کہ سب ایک ہی بات سوال کر رہے ہیں کہ آگ کیوں نہیں بجھی, یہ ایک بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے. خیر معاملہ یہاں تک نہیں ہے. اب یہ جو سوالات ہیں یہ بڑے اہم ہیں کہ جناب یہ کس کو کہاں دھمکی دی جا رہی ہے. اچھا, کیونکہ ہمارے یہ مصطفیٰ کمال صاحب عام طور پہ ویکینڈز پر آتے ہیں, تو پچھلے ویکینڈز انہوں نے بھرپور گزارے تھے مختلف مباحثوں میں, مختلف ٹی وی چینلز پر, پریس کانفرنس میں, تو پھر اب وہ اگلے ویکینڈ پر پھر ظاہر ہے وہ آئیں گے. لیکن ایم کیو ایم اس حوالے سے کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے, جماعت اسلامی کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے, مگر پی ٹی آئی اس حوالے سے اتنی ایکٹیو نظر نہیں آ رہی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ ٹاؤن بھی ان کے پاس ہے اور دیگر مقامات. 1 2 3 4 بڑی خبریں مجھے اور دینی ہے اور اس کے بعد ہم گفتگو کو اور سمیٹیں گے. 30,000 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے, 1 2 3 نہیں 30,000 افراد. اور مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا چینل بھی ان خبروں کو لیتا ہے کہ جو اسے یورپ سے ملتی ہے. ایران ہمارے بالکل پڑوس میں موجود ہے, لیکن ہم وہاں سے خبر دینے کی بجائے ہمارا میڈیا یورپ سے خبر اٹھاتا ہے. اب یہ خبر چلی کہ 30,000 کے قریب افراد کو ایران کے اندر جو 8 9 10 کو جو مظاہرے ہوئے تھے جنوری میں اسی مہینے کی, اس میں 30,000 افراد مارے گئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں. اور وہ میڈیا اور جہاں سے خبر اٹھائی گئی ہے وہ ہے امریکن میڈیا. اور امریکن میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے اور یورپین میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی صحت کے شعبے میں چند لوگوں سے ایران میں بات ہوئی ہے جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ کم سے کم یہ ہلاکتیں 30,000 کے قریب ہے. میرا جملہ سنیے گا, 30,000 کے قریب ہیں. ایک جان بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. گل پلازا ثانیہ کے اندر جو 71 جانیں گئی ہیں اس کی آواز آپ محسوس کر رہے ہیں. اگر 30,000 افراد کا مطلب ہوتا ہے جینوسائیڈ, یعنی کہ قتل عام آپ جس کو کہہ سکتے ہیں. یہ جو قتل عام ہے یہ رپورٹ کون کر رہا ہے؟ امریکن میڈیا. یہ رپورٹ کون کر رہا ہے؟ یورپین میڈیا. لیکن ہم کیونکہ پاکستان سے, اور میں نے دیکھا کہ جنگ اخبار کی مین سرخی لگی ہوئی تھی کہ ایران کے اندر 30,000 افراد ہلاک ہوئے. اچھا, جب آپ اس طرح کی سرخی لگاتے ہیں تو آپ کو ایک تحقیق کر لینی چاہیے, کیا واقعی میں 30,000 کا فیگر آ سکتا ہے؟ 30,000 بہت زیادہ ہوتا ہے, مطلب بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ 30,000 افراد کی ہلاکت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو 30,000 گولیاں چلائی ہوں گی یا کسی طریقے سے ہوا ہوگا واقعات. تو جب 30,000 کا مطلب ہوتا ہے کہ اس وقت قیامت برپا ہو چکی ہے. جب 30,000 افراد ہلاک ہوتے ہیں تو اس کے بعد اٹھنے والا دھواں بڑی بڑی سلطنتوں کو اڑا کر لے جاتا ہے. تو یہ اگر اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو میں صرف اس خبر کی ایکیوریسی پر میرے سوالات ہیں, میں اس خبر کے بہت سارے سوالات ہیں. اچھا, اب آئیے میری ایک خبر کی طرف. میں نے آپ سے خبر دی تھی اور بڑی اہم خبر دی تھی, یہ خبر بھی سنیے گا, یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ وفاق یہ چاہتا ہے کہ کراچی کے اندر ایک اکنامک زون بنایا جائے اور اس کے لیے باقاعدہ قومی اسمبلی کے اندر بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس کی مخالفت کر رہی ہے. یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی. اب جو وفاق کے سندھ میں ترجمان ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے, آج انہوں نے میرے بیان کی تصدیق کر دی اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جناب ملیر کے اندر ایک اکنامک زون بن رہا ہے کہ جو کہ وفاق کے انڈر میں ہوگا. اب اگر صوبائی حکومت اس نے اب تک اس کی اجازت نہیں دی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب صوبائی حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس کا پورے کا پورا اختیار جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور وفاق کی طرف سے یہ پریشر آ رہا تھا. اب ان کا بیان یہ آیا ہے کہ جناب اس حوالے سے یہ منظوری ہو گئی ہے, مگر جو میری اطلاعات ہے اس میں قومی اسمبلی میں یہ والا بل ابھی تک پاس نہیں ہوا. روشن اسکول کا ضرور پاس ہو چکا ہے جس کے تحت اب کراچی سمیت کئی بلکہ پورے پاکستان کے اندر وفاق اپنے اسکولز بنا سکے گا. وفاق اپنے اسکولز بنا سکے گا. یہ بڑا سوال ہے. وفاق
अपने स्कूल बना सकेगा। 18वीं तरमीम के बाद ये मामला हुआ था कि वफाक यहाँ पर सारे जितने भी आपके स्कूल थे वो यहाँ पर मिनिस्ट्रीज के अंदर में, यहाँ पर वजारत के अंदर में आ गए थे, सुबह वजीर तालीम के पास आ गए थे और यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स भी आ गए थे। लेकिन मैं इस कदम की आपको इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये मामला, इसे आप हल्का मत लीजिएगा और ये मामला आगे चलकर सियासत का सबसे गर्म मौजू होगा कि कराची के अंदर वफाक के ज़ेर इत्माम किसी इकनॉमिक जोन का बनना। सिंध हुकूमत इस बात को किसी तौर पर भी तस्लीम नहीं कर रही है कि वफाक यहाँ पर कोई काम करे या वफाक की यहाँ पर एकदम से मुदाखलत हो। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है और बड़ी अहम चीज़ भी हो रही है। अगली खबर जो है वो उसके साथ हम, मेरे ख्याल से वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, अगले प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे और मज़ीद तफसीलात में आपको बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है और किस किस तरीके से हो रहा है, कौन कौन इसका बेनिफिशियरी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह।